everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where we cover daily news analysis with you. So आज के सेशन में हमें क्या कवर करना है वो लिस्ट आपके सामने है. काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और एक हिंदू में आज एक एडिटोरियल था जो कि मतलब ऐसा लगेगा इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. क्या आर्टिकल है इसके बारे में, इसके एनालिसिस करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे फ्रॉम स्क्रैच. मतलब मैं WTO के बारे में भी आपको बता दूंगी. फिर एक ऊपर उसका आर्टिकल दिख रहा होगा इंडियन ग्रे हॉर्नबिल. ये देखो, ये स्पीशीज इन न्यूज़ से रिलेटेड है और ये हमें हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो विल टॉक अबाउट इट. बेसिकली इसके फीचर्स और कहाँ हैबिटेट और IUCN स्टेटस एवरीथिंग. ठीक है. फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, तो ये कैसा इंडेक्स है, किस पैरामीटर्स पे आता है और इससे होगा क्या. सो GS पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल. अटल इनोवेशन मिशन न्यूज़ में है, तो एक स्कीम है 2016 में नीति आयोग बेसिकली इस मिशन के साथ आई थी. तो ये मिशन क्या है, इसके अंदर आगे इसके सब कंपोनेंट्स क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जानने को बहुत कुछ है, तो ये पढ़ेंगे. GS पेपर 2 से ही लिंक कर सकते हो. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, मतलब स्कूल एडुकेशन पे या ओवरऑल एडुकेशन पे हम, अगर आप इन सेशंस के साथ रेगुलर हो तो हमने इतने आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं ना अभी तक, जहाँ पर हमने यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग देखी है, एजुकेशन सेक्टर के बारे में पढ़ा है, उसके चैलेंजेस पढ़े हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड, क्या सोल्यूशन, बहुत कुछ पढ़ा है. तो ये चीज़ें आप अपने मेंस में, ये मेंस का फॉर्डर ही है जो आप इकट्ठा कर रहे हो, जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पर विदाउट टेकिंग एनी टाइम, अब मुझे लगता है आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि हम कैसे इस सेशन में प्रोसीड करेंगे. तो जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है, गाइज प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जो UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. आप उनके साथ शेयर कर सकते हो. लेट अदर्स नो ऑल्सो अबाउट दिस चैनल, अबाउट दिस प्लेटफॉर्म एंड अबाउट दिस सेशन एज वेल. और अपने जो भी फीडबैक होता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं. और ये रहा आपका पहला आर्टिकल, रीस्टोरिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस क्राउन ज्वेल. सबसे पहले तो WTO के बारे में ही जान लेते हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है विद ग्लोबल ट्रेड. आज आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ व्यापार करते हो, इतना एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, देखना कि दोनों दो कंट्रीज़, मतलब अमंग द कंट्रीज़ एक फेयर ट्रेड हो, एक फ्री ट्रेड को प्रमोट करना. कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसमें यू हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑल्सो, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, जिसकी इस आर्टिकल में ही बात होगी आज. तो ओवरऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स पे नेगोशिएशंस, पूरा ये सब WTO का फंक्शन है. WTO की हिस्ट्री ऐसी है, पहले इट वाज GATT, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. राइट. तो यहाँ पर इसका एम दैट वाज टू रिड्यूस द बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट करना नेशंस में. फिर 1995 के अंदर, in 1995 this GATT was replaced and it was replaced by WTO. so स्कोप एक्सपैंड हो गया, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन आ गया टू ओवरसी द ग्लोबल ट्रेड. अब WTO के फंक्शंस क्या हैं? ट्रेड नेगोशिएशंस. ओवरऑल WTO बेसिकली जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड नेगोशिएट करना, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, टैरिफ, कोटा, इन सब पे बेसिकली नेगोशिएशंस और देखना, ये WTO का काम है. डिस्प्यूट सेटलमेंट पे ही ये आर्टिकल है. देखो अब क्या होता है ना, मतलब दिल्ली में तो बहुत चलता है. अब मैं स्पेसिफिकली ऐसे आप कहोगे कि दिल्ली टारगेट कर रहे हो, ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है. जस्ट कि आपको थोड़ा समझाने के लिए और सेशन के लाइट के लिए, आप कोई भी स्टेट UT ले लो, मतलब रीजन स्पेसिफिक दिल्ली अब मैं रही हूँ ना, तो उसके बेसिस पे बता रही हूँ. अगर एक कार चल रही है ना और दूसरी कार ने अगर पीछे से थोड़ा लग गई, या एक बाइक और एक कार का आपस में पीछे से बाइक टकरा भी गई, तो सामने कार वाला भाई उतरता है और फिर दो सिनारियो होते हैं.
पहला सिनारियो तो ये होता है कि या तो वो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, या दूसरा सिनारियो ये होता है कि अगर आप कार से उतरे या तो लड़ाई होगी, या फिर अगर उतरे और देखा कि नहीं पीछे बाइक वाला तो आप ही का ही दोस्त बंधु कोई था, तो फिर क्या होगा, मतलब आप चीज़ों को अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा लग गई, चलो ठीक है, वो वहाँ थोड़ा सा आप चीज़ों को रफा दफा करोगे और बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट से बचोगे। तो यहाँ पर भी यही है, दो कंट्रीज हैं आपस में, या तो दो कंट्रीज आपस में उनका कोई डिस्प्यूट है तो आप भैया आराम से अपना सॉल्व कर लो, देख लो, वही समझदारी से दोस्त हो आप, फ्रेंडली रिलेशन है आपके कंट्री के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जाते हो, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, इट हैज़ द सिस्टम WTO में, जहाँ पर 2 tier स्ट्रक्चर है, पैनल है, फिर उसके बाद फिर आगे एपेलेट बॉडी है, राइट। तो ये पूरा जो सिनारियो ये आर्टिकल का है ना, ये यहीं पर आज बात कर रहा है, वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का, दैट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेड। अब ये आर्टिकल कह रहा है कि भैया 2019 तक तो चीज़ें बहुत सही चल रही थी, अब क्या हुआ, DSS हैज़ बीन स्टक एंड इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब जैसे लगा लो पैरालिसिस टाइप हो गया, या चीज़ें मतलब आप डोरमेंट मोड पे चली गई, वो भी नहीं कह सकते डोरमेंट मोड पे, मतलब फंक्शन अब सही से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया है ऑफ द मेंबर्स ऑफ DSS ऑफ दैट एपेलेट बॉडी। क्यों किया है, वो किया है, अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों किया है, वो रीज़न ही जानना है आपको। लेकिन इससे पहले देखो यूनाइटेड स्टेट और क्या कर रहा है, एक तो यूनाइटेड स्टेट हैज़ बिन, US हैज़ ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स टू DSS, एंड DSS डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, चाहे जैसी कंट्री हो, पावरफुल कंट्री हो, दूसरी कंट्रीज हो, इट हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट इन होल्डिंग अकाउंटेबल टू दी पावरफुल कंट्रीज एज वेल टू फॉर ब्रेकिंग द इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। तो यहाँ पर US क्रिटिसाइज कर रहा है DSS स्टैंड्स फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, तो US क्रिटिसाइज कर रहे हैं DSS को फॉर क्रिएटिंग बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स थ्रू इट्स डिसीजन। नाउ बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स मतलब आज से लगा लो 10-15 साल पहले, 1995, 96, चलो लगा लो, ऐसे ही लगा लो 94, 96 में, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी एक जजमेंट आती है, आप अब भी हम उन जजमेंट्स को पढ़ते हैं, अब भी जब कोई डिसीजन लेता होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने वाली जजमेंट्स को भी आप देखते हो, यू टेक डिसीजंस ऑन दैट ऑल्सो, और ये इंटरनेशनली भी चलता है। लेकिन US क्रिटिसाइज कर रहा है इस चीज़ को कि मतलब फ्यूचर केसेस में यू आर फॉलोइंग दैट सेम डिसीजन। तो US बिलीव दैट DSS हैज़ गॉन बियॉन्ड इट्स रोल, वांट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी क्लियरली डिफाइंड। तो यहाँ पर देखो ऐसा है, जैसे मैं इंटरनेशनली भी बात कर रही हूँ, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट्स हो जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, दे फॉलो प्रीवियस डिसीजंस। तो अब ऐसा क्या हो गया, 2019 तक सब ठीक चल रहा था, अब आपने डेडलाइन दी है और देयर इज अ डेडलाइन टू फिक्स द DSS बाय 2024, लेकिन अब हुआ क्या है ऐसा, व्हाई DSS हैज बिन मतलब US is biggest critique of it, why that is so, it is only because of this trade war between US and China। तो ये जो US चाइना के बीच में अभी जो चैलेंजेस दैट चाइना इज पोजिंग, और जो challenges that are posed by rising China, तो US now wants to control it, ट्रेड पॉलिसीज के मैटर में भी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से US इज क्रिटिसाइजिंग थिंग्स। अब यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है जुडिशलाइजेशन और एक है डी जुडिशलाइजेशन। जुडिशलाइजेशन से आप क्या समझते हो, जुडिशलाइजेशन बोले तो जुडिशलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो जुडिशलाइजेशन मतलब जब चीज़ें मतलब कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट है। आप अगर आज यहाँ पर देखो, फार्मर्स को आपको सब्सिडीज देनी होती है या जो भी चीज़ें हैं, तो आप कुछ इंटरनेशनल रूल्स भी हैं, आप उनके दायरे में चलते हो, WTO के जो मेंबर्स हैं वो सब देखते हैं, नहीं तो फिर मैटर WTO में चला जाता है, राइट। तो यहाँ आप मतलब यू आर नॉट वीकनिंग द इंटरनेशनल कोर्ट्स और देयर डिसीजन मेकिंग पावर, यू आर अंडर दैट इन्फ्लुएंस, यू आर इन्वॉल्व इन दैट, राइट, एंड इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग योर पब्लिक पॉलिसी। हालांकि वो एक सॉवरेन नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक लिमिटेशन हो जाती है जुडिशलाइजेशन ऑल्सो, लेकिन थिंग्स अपने दायरे में है, देयर इज प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट्स देयर, राइट। सो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ जुडिशियल बॉडीज का जो रोल है, कोर्ट्स का जो रोल है दैट इज डिक्रीजिंग, वो नहीं है।
अब एक टर्म आ गई है इससे उल्टी, दैट इज डी जुडिशलाइजेशन. इट मीन्स दैट कंट्रीज वांट टू वीकन द इंटरनेशनल कोर्ट्स टू रीगेन द डिसीजन मेकिंग पावर, जैसे कि अभी चल रहा है यूएस के साथ और चाइना के साथ, जहां पर जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, आप वो जो जजमेंट्स दे रहे हैं, उनके जो डिसीजंस हैं, कंट्रीज वांट टू वीकन देम, राइट, टू रीगेन देयर डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब यू हैव मोर कंट्रोल. तो यहाँ पर ये है डी जुडिशलाइजेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो. मतलब यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विद ट्राइंग टू इम्प्रूव द वर्किंग एपेलेट बॉडी की वर्किंग आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, आप तो बल्कि क्या कर रहे हो, डी जुडिशलाइजेशन मीन्स रिडक्शन, reducing the role, the influence of courts in the decision making process in the policy areas. तो ये है यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है. इसके ऊपर कोई और आर्टिकल आया तो डेफिनेटली हम उसको आगे ज़रूर कवर करेंगे. ठीक है, अगला आर्टिकल है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लेके. एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर स्टेट्स एंड यूटीज फॉर द ईयर 2021-2022. अब ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है 2017-18 के अंदर इट वाज फर्स्ट रिलीज एंड सो फार इट हैज बीन रिलीज अप टू द ईयर 2020-2021. क्या है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है. इट असेसेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. तो आप हर एक स्टेट, हर एक यूटी की जो स्कूल एजुकेशन की परफॉर्मेंस है आप उसको इवैल्यूएट करते हो. कैसे करते हो? बाय क्रिएटिंग एन इंडेक्स. उससे क्या होता है? कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस. सो एम क्या है? जैसे आप देखते हो वहाँ पे लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं, टीचर की क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें देखते हो तो स्टेट्स और यूटीज़ को आप हेल्प करते हो कि भैया अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो. उस पर आप स्कोर, मतलब पॉइंट्स में अगर आप देखो तो इट इज स्ट्रक्चर्ड यूजिंग 1000 पॉइंट्स अक्रॉस 73 इंडिकेटर्स, राइट. तो 73 इंडिकेटर्स आर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट. आपने फर्दर उसको कैटेगरी में 6 डोमेन्स में कैटेगराइज कर दिया है. वो क्या है? पहला डोमेन है लर्निंग आउटकम का. मतलब it looks at how well students are learning and understanding their projects. मतलब it measures things like their performance in exams, their overall knowledge, skills, ये सब कुछ. Second domain is access. मतलब it focuses on whether कि जितने भी बच्चे हैं they have equal opportunity to access education, enrollment, attendance, whether children from different backgrounds have equal access to education or not. So it looks at all these factors. Third domain is infrastructure and facilities. मतलब it examines the physical resources available in the schools. Classrooms हो गया, libraries, laboratories, other facilities that support the learning. So this is the third domain. Fourth domain है equity. Equity मतलब equal opportunity. Ensure करना कि fairness हो, जितने भी बच्चे हैं चाहे वो डिसेबल स्टूडेंट्स हो उनका भी इंक्लूजन हो, जेंडर इक्वालिटी हो, राइट, कोई एजुकेशनल रिलेटेड डिस्पैरिटीज नहीं हो अमंग डिफरेंट ग्रुप्स. तो ये है इक्विटी. फिफ्थ डोमेन आता है गवर्नेंस प्रोसेस. गवर्नेंस प्रोसेस बोले तो मतलब आप एजुकेशन सिस्टम में मैनेजमेंट जो हो रहा है उसकी इफेक्टिवनेस को देख रहे हो, उसको असेस कर रहे हो. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस जो इम्पैक्ट करती हैं एजुकेशन को, तो यू लुक एट दीज थिंग्स ऑल्सो. फाइनल डोमेन इज टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. देखो मेरा ये मानना है कोई भी सब्जेक्ट आज आप खुद भी पढ़ते हो, आपको लगता है मैं इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वो, ये बचपन से ही आ जाता है. मतलब मुझे बचपन से हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, मुझे बचपन से मैथ्स अच्छा नहीं लगता. वो आपको क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें पढ़ाया वैसा जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने पढ़ाने वाला आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करे, आपकी जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, सपोर्ट सिस्टम फॉर द टीचर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बाय एनालाइजिंग दीज डिफरेंट डोमेन्स एंड इंडिकेटर्स, अब ये जो इंडेक्स है इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द एरिया कि भैया देखो यहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में. ये आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे देता है पॉलिसी मेकर्स को, एजुकेटर्स को, कि आप फिर उस हिसाब से अपने एक्शंस लेते हो, आप यू इम्प्लीमेंट द इंटरवेंशंस जिससे कि आप एजुकेशन आउटकम्स को और ज़्यादा अच्छा कर पाओ. अब यहाँ पर एक दो बातें ध्यान में रख लेना कि अगर किसी का स्कोर 940 पॉइंट्स और मोर है देन द हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड इज दक्ष.
अगर लोएस्ट ग्रेड है दैट इज आकांक्षी विच इज स्कोर अप टू 460। तो ये इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर्स हैं, प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पर ये जो इंडेक्स है, इंडिकेटर्स जो हैं, जो मैंने आपको 6 डोमेन्स दिखाई, दे ऑल आर अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट। इससे क्या है, स्टेट्स जो हैं अपने गैप्स को पिन पॉइंट द गैप्स एंड अकॉर्डिंगली अपने एरियाज को प्रायोरिटाइज करें और एक स्ट्रॉन्ग रॉबस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंट्री के अंदर लेकर आए। क्लियर हो गया? इफ इट इज क्लियर, then let's move to the next article, that is your Atal Innovation Mission. Atal Innovation Mission basically अभी न्यूज़ में है because there was an industry visit initiative under this Atal Tinkering Labs in Vapi, Gujarat। तो ये Atal Tinkering Labs क्या है, ये Atal Innovation Mission क्या है, ये जान लेते हैं। 2016 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2016 में नीति आयोग जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, दे केम अप विद दिस फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। हम आज सोचते हैं ना कि एक इनोवेटिव कल्चर हो, हम आज सोचते हैं कि मतलब रेदर देन बीइंग अ जॉब सीकर बी अ जॉब प्रोवाइडर, हम बोलते हैं इनोवेटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम स्कूल्स में थे तब ऐसा नहीं था कोई कॉन्सेप्ट, तब सिर्फ रोट लर्निंग पे ध्यान देना, तब वो इनोवेटिव माइंडसेट लाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करना, रोबोटिक्स की बात करना, 3D प्रिंटिंग की बात करना, तो ये नई नई चीज़ें फ्रॉम 6th to 12th अगर बच्चों में इम्बाइब करवाई जाए, उनकी रैशनल थिंकिंग पे काम किया जाए, वो एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जो कि इनोवेटिव कल्चर को प्रमोट करता हो, एंटरप्रेन्योरशियल स्किल्स को प्रमोट करता हो, तो ये मिशन का एम है। मतलब टू क्रिएट एंड प्रमोट एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री at schools, universities, research institutions, MSMEs, industrial levels, so all the initiatives of AIM, ये देखो components हैं इसके, अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, मेंटर ऑफ चेंज प्रोग्राम, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके, दे आर करंटली मॉनिटर्ड एंड मैनेज सिस्टमैटिकली यूजिंग रियल टाइम MIS सिस्टम एंड डायनेमिक डैशबोर्ड। तो मतलब आप कहना यही चाह रहे हो कि इन सभी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है यूजिंग रियल टाइम MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे कि आप अलग अलग प्रोग्राम्स की ट्रैकिंग करते हो, इंश्योर करते हो कि उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊँ थोड़ा सा और, तो अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है? अटल टिंकरिंग लैब्स स्पेशल प्लेसेस होते हैं स्कूल्स के अंदर दैट आर सेटअप टू एनकरेज क्यूरोसिटी, बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी, बच्चे के अंदर वो इनोवेटिव माइंडसेट लेकर आना। मतलब तो दीज लैब्स आर वेल इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट टूल्स, टेक्नोलॉजीज जो हेल्प करते हैं टू एक्सप्लोर, टू लर्न थिंग्स लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल्स, राइट। सो ये लैब प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस। जहाँ देखो यहाँ ना प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा है, सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज से बात नहीं बनेगी। जहाँ पर इनोवेटिव सोल्यूशंस आते हैं टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो एक्सपेरिमेंट्स होना नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, वेयर दे आर एक्सपीरियंसिंग, दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो मतलब दिस इज द सिनेरियो। सो आइडिया जो है दैट इज़ टू क्रिएट अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चा अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करे, नई स्किल्स सीखे, क्रिएटिविटी डेवलप, simple language में। So these labs help the students to think outside the box and come up with the unique ideas, right? So they also promote collaboration, teamwork, as students can work together on the project, they can share their knowledge and experiences. So ये है अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है। Just a minute. ये रहा आपका अगला आर्टिकल। आज इंडेक्स ही है दो, मतलब एक इंडेक्स हो गया, एक फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स और है, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हम एक स्पीशीज के बारे में जानेंगे। जरा मुझे 1 मिनट दे दो। Central Research Institute for Dryland Agriculture, an institution under the Indian Council of Agricultural Research, they started working on a kind of an early warning system that is called Farmers Distress Index. अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखो, एग्रेरियन डिस्ट्रेस को
एड्रेस करने के लिए वी हैव दिस फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। मतलब ये क्या करता है इंडेक्स? इसका मकसद ये है कि प्रिडिक्ट करना और प्रिवेंट करना क्रॉप लॉस को, फेलियर्स को, income shock that can lead to distress among the farmers. So to identify that distress, to track this distress, index focus करता है on indicators like debt repayment issue, डेथ बाय सुसाइड, पेस्ट अटैक्स, ड्रॉट, फ्लड, माइग्रेशन। तो ये सब कुछ क्यों? क्योंकि आपको एग्रेरियन डिस्ट्रेस को मिनिमाइज करना है। कैसे करोगे? इस मेथडोलॉजी से ट्रैक करके। तो यहाँ होता क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, टेनेंट फार्मर्स इन द अफेक्टेड रीजन। कैसे? थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यूज। आप 21 टोटल स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस पूछते हो ताकि आप अर्ली साइन ऑफ डिस्ट्रेस को असेस कर पाओ। तो यहाँ से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द फार्मर्स वेल बीइंग, द चैलेंजेस दे आर फेसिंग एंड पोटेंशियल रिस्क दे मे बी एनकाउंटरिंग। देखो, जब कोई भी इंसान अपने इनिशियल फेज के अंदर ही अगर आप पता कर लेते हो, मतलब उनसे बातचीत करके आपको पता चलता है कि सामने वाला बंदा बहुत डिस्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है, तो आप वहीं पर उसको ठीक कर सकते हो। तो ये मतलब यहाँ से अर्ली साइंस ऑफ डिस्ट्रेस थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यूज, टोटल 21 क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन अगर पूछो तो डेटा को एनालाइज करते हैं फ्रॉम दीज इंटरव्यूज। तो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स इट प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग टू द स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवल पे, एनजीओज पे, ताकि फिर आप प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हो, आप फार्मर्स को टाइमली सपोर्ट कर सकते हो और आप कोई भी बड़ी विपदा या बड़ा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आने से प्रिवेंट कर सकते हो। तो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द फार्मर्स। और फिर अथॉरिटीज को हेल्प करना, ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प मिलती है टू इंटरवीन एट द राइट टाइम एंड एप्रोप्रिएट असिस्टेंस और सोल्यूशन दिया जा सके। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सवालों की, तो द आंसर्स विल बी मैप्ड अगेंस्ट दीज 7 इंडिकेटर्स। मतलब पहला, हाउ मच फार्मर्स आर अफेक्टेड बाय द इवेंट लाइक ड्रॉट्स, फ्लड्स, पेस्ट अटैक्स, एक्सपोजर टू दैट नेचुरल डिजास्टर। दूसरा, डेट है ना, अमाउंट ऑफ मनी दैट फार्मर्स ओ टू अदर्स, बैंक्स, मनी लेंडर्स। ये तीसरा, दिस इंडिकेटर का मतलब एडेप्टिव कैपेसिटी, जहाँ पर आप कंसीडर करते हो द एबिलिटी ऑफ फार्मर्स टू अडॉप्ट टू डिफिकल्ट सिचुएशंस की। मतलब अगर कल को ऐसा हो जाए कि अगर वो फसल खराब हो जाती है तो हाउ अडॉप्टिव टेक्नोलॉजी आपके पास है कि यू कैन ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज क्या हैं, वो आगे भी आएगा अडॉप्टेटिव स्ट्रैटेजीज के अंदर ही। लैंड होल्डिंग एंड इरीगेशन फैसिलिटीज कैसी हैं, साइज ऑफ लैंड कितना है, सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। triggers for immediate distress क्या हैं, that can quickly lead to distress with it, look out those factors, socio psychological factors। तो ये सारे आंसर्स की मैपिंग होती है टेलीफोनिक इंटरव्यू से। और फिर उसके बाद अगर इस इंडेक्स के अंदर देखो स्कोर होता है, अगर 0 से 0.5 के बीच की वैल्यू है इट इंडिकेट्स लो डिस्ट्रेस, मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंदर 0.5 to 0.7 इट इंडिकेट्स, एंड अबव 0.7 इट विल इंडिकेट सीवियर डिस्ट्रेस। सो लो डिस्ट्रेस मतलब लेवल ऑफ डिस्ट्रेस अमंग द फार्मर इज रिलेटिवली लो। मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंदर फेसिंग डिफिकल्टीज, सिचुएशन इज नॉट सीवियर बट इट कैन लीड टू सीवियर। इंडेक्स के अंदर सीवियर डिस्ट्रेस है। सो ओवरऑल करंटली दिस इंडेक्स इज बीइंग डेवलप्ड एज अ मोबाइल एप्लीकेशन। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है इट विल बी हैंडलिंग ओवर दिस इंडेक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ से फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को ये अवेलेबल करवाया जाएगा एंड दे कैन कम अप विद द बेटर पॉलिसीज एंड दे कैन टेक स्टेप्स, राइट। तो ये है आपका पूरा का पूरा इंडेक्स। अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग दिस हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। इसकी कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अभी पुडुचेरी के पास ये अपने को देखने को मिली थी। सो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है और कॉमनली पेयर्स में देखने को मिलती है। मेल और फीमेल एक जैसे ही दिखते हैं एंड दीज बर्ड्स आर नोन टू बी आर्बोरियल, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे स्पेंड ऑन द टॉल ट्रीज ऑल्सो, बट दे डिसेंड फॉर फूड ओनली, राइट, एंड फॉर कलेक्टिंग द मड पेलेट्स फॉर नेस्टिंग। अपीयरेंस थोड़ी सी मतलब फेदर जो है ऑल ओवर द बॉडी लाइट ग्रे कलर के ही हैं। मेल और फीमेल दे लुक सिमिलर, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इट इज फाउंड इन अर्बन एरियाज इन मैनी सिटीज एंड दे आर द डिस्पोजर्स ऑफ सीड्स, दे प्ले अ वेरी एसेंशियल रोल इन इट। डिस्ट्रीब्यूशन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेनली दे आर फाउंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान एंड साउथ नेपाल, ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश एंड साउथ, राइट, एक्सेप्ट आसाम। IUCN स्टेटस में अभी तो लीस्ट कंसर्न है,
तो ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये पूरा सेशन था इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जितना भी कर रहे हो मेक श्योर कि आप रिवाइज ज़रूर कर रहे हो। जैसे कल संडे तक में आपने लास्ट वीक का पूरा जितना भी हमने किया है वो रिवाइज कर लेना चाहिए। ये एक स्मार्ट अप्रोच है। अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ इसको करो। आज मंडे है, अब इस मंडे से सैटरडे तक जो भी आर्टिकल्स करेंगे संडे को ज़रूर उसको रिवाइज कर लेना। ये अप्रोच के साथ चलते हैं। और इस सेशन के लिए इतना ही। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ। अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.